बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मंजूर से मलिक हेल्थ टिप्स अपडेट्स में आपसे मुखातिब हूँ। मैं आज आपको पाकिस्तान में होने वाली एक अहम बीमारी जो कि बहुत कॉमन है उसके बारे में बताऊँगा। ये कॉमन बीमारी क्या है? ये है मलेरिया। मलेरिया हमारे मुल्क में बहुत आम है, बहुत कॉमन है और बहुत सारे लोगों को ये इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि हमारे लोग कुछ एहतियात भी नहीं करते, परहेज़ भी नहीं करते। इसके अलावा ये बीमारी हमारे जिगर में इसके जरासीम रह जाते हैं जो कि बाज़ औक़ात दोबारा ये प्रोलिफरेट करके दोबारा ब्लड में आ जाते हैं और इसके अटैक्स होते रहते हैं। तो अक्सर व बेशतर इसकी जो ट्रीटमेंट की जाती है वो भी अंडर डोज ट्रीटमेंट दी जाती है, जिसकी वजह से ये बीमारी बार बार होती रहती है और इसकी क्रॉनिसिटी और इसके अलावा ड्रग रेजिस्टेंस भी बहुत कॉमन है, जिसकी वजह से मलेरिया बाज़ औक़ात शिद्दत अख्तियार कर जाता है, कॉम्प्लिकेट हो जाती है बीमारी। तो ये बीमारी क्यों फैलती है, कैसे फैलती है, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो मलेरिया एक्चुअली मच्छर से फैलने वाली बीमारी है। मच्छर की एक किस्म जो कि एनोफिलीज़ मॉस्किटो है, उसकी फ़ीमेल मादा जो है वो इसकी वेक्टर है, ट्रांसमिट करती है एक बीमार आदमी से, मलेरिया के बीमार आदमी से के ब्लड से। ये ब्लड चूसती है, वहाँ से जरासीम लेती है और उसके बाद किसी और पर्सन को ये ब्लड में इंजेक्ट कर देती है इसके जरासीम। तो जिससे उस आदमी के ब्लड के अंदर ये जरासीम जाकर फैलते फूलते हैं और उसके बाद उसके ब्लड में ख़ास तौर पर आरबीसी जो हैं, रेड ब्लड सेल जो हैं, सुर्ख खून के खुलिए, उनके अंदर ये प्रोलिफरेट करके, तो जब ये बहुत ज़्यादा मकदार में हो जाते हैं तो रेड ब्लड सेल को वो रप्चर कर देते हैं, वो फट जाता है और ये इसके जो जरासीम हैं ब्लड में आ जाते हैं, जिसकी वजह से जिस्म के अंदर बाकायदा एक हरारत पैदा होती है, हाई ग्रेड बुखार होता है, वोमिटिंग, उल्टियाँ, डायरिया भी सम टाइम होता है। पेशेंट काफ़ी ज़्यादा लिथार्जिक हो जाता है और इसके साथ ही फिर ये इसके अटैक्स में आता है। कम बाज़ औक़ात ये एक दिन छोड़ देता है और अगले दिन हो जाता है। बाज़ किस्में हैं जिसमें एक दिन की बजाय 2 दिन छोड़ जाता है, तो वो उसकी मुख्तलिफ़ अक़साम है। लेकिन इसका पैटर्न ये है कि एक दिन बुखार हुआ, अगले दिन 1 दिन या 2 दिन थोड़ा हल्का बुखार हुआ, महसूस ना हुआ, और तीसरे दिन फिर बुखार हो गया। थोड़ा सा इसका ये जो पैटर्न है उससे अंदाज़ा हो सकता है। इसके अलावा इस बुखार के साथ शिवरिंग होती है, बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, ये भी इसकी अलामत है। इसके अलावा इसमें उल्टियाँ भी आ सकती हैं, नाज़िया भी होता है, भूख नहीं लगती और मरीज़ काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। और इसमें अगर टेस्ट किए जाएंगे तो उसमें फिर इसकी डायग्नोस हो जाती है, ब्लड टेस्ट किया जाता है तो मलेरियल पैरासाइट उसमें पॉजिटिव आ जाता है अक्सर व बेशतर, तो कंफर्म हो जाता है कि इसमें मलेरिया की वजह से ये बुखार हो रहा है। तो इसके अलावा ब्लड टेस्ट करते हैं, ब्लड कंप्लीट में आपको ब्लड की हेमोलाइसिस नज़र आएगी कि जो आरबीसीज़ वगैरह आपके रप्चर हो रहे हैं तो उसकी निशानियां नज़र आएंगी। उसमें हीमोलिटिक अनीमिया होगा, यानी अनीमिया होगा, खून की कमी होगी और उसमें उसकी वजूहात जिस वजह से ये इसके रेड ब्लड सेल्स ये रप्चर हो रहे हैं और वो हो रहे हैं, हेमोलाइसिस हो रही है, इनकी ब्रेक डाउन हो रहा है, तो उसकी जो सारी निशानियां हैं उस ब्लड कंप्लीट रिपोर्ट में वो नज़र आ जाती हैं कि जिस्म के अंदर ब्लड सेल जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं, रप्चर हो रहे हैं और हेमोलाइसिस के उसमें इलामात आती हैं और अनीमिया की इलामात आती हैं। तो इससे हम डायग्नोसिस करते हैं कि ये मलेरिया है। इसके अलावा मलेरिया का टेस्ट मैंने बताया कि उसका किया जाता है, तो उससे ब्लड से तो पता चलता है कि ये डेफिनेट मलेरिया है। उसके अलावा एक क्लिनिकल इसकी पिक्चर होती है जिससे हम इसको डॉक्टर साहबान जो है इसको डायग्नोज करते हैं। बाज़ औक़ात ये मलेरिया
शिद्दत अख्तियार कर जाता है और इसकी एक ख़ास किस्म का है जो कि सेरिब्रल मलेरिया कर देती है। यानी इस मलेरिया का अटैक दिमाग के ऊपर होता है, जो ब्रेन की टिश्यूज़ हैं उसके अंदर ये पैरासाइट चले जाते हैं और उसकी स्वेलिंग कर देते हैं, जिससे मरीज़ को अनकॉन्शसनेस भी हो जाती है और उसका इलाज भी थोड़ा मुश्किल और डिफ़िकल्ट होता है। तो ये इसकी इस तरह की अक़साम और इसके जो मुख्तलिफ़ इसकी जो ग्रेड जो शिद्दत है वो इसकी मुख्तलिफ़ वैरायटी के साथ मुख्तलिफ़ है। ये जो जरासीम है, प्लाज्मोडियम होता है इसका, उसमें मुख्तलिफ़ किस्में हैं और मुख्तलिफ़ किस्मों की मुख्तलिफ़ प्रेजेंटेशंस हैं। तो आपका डॉक्टर उसको बेहतर तरीके से उसको जांच करेगा। उसकी जांच के बाद, तशख़ीस के बाद उसकी बेहतर जो ट्रीटमेंट है वो की जाएगी। इसमें आम तौर पर ट्रीटमेंट में जो कोएक्स और हकीम हजरात वो देते हैं तो वो अंडर ट्रीटमेंट देते हैं, जिससे ड्रग रेजिस्टेंस काफ़ी हो रही है। तो उसका ख्याल रखना चाहिए कि अच्छे डॉक्टर को दिखाएं ताकि मलेरिया के अगेंस्ट जो ट्रीटमेंट दी जाए वो मुकम्मल हो, वो अंडर ट्रीटमेंट ना हो। ड्रग की मकदार पूरी देनी चाहिए, पूरी तरतीब पूरी होनी चाहिए ताकि उसकी जो डोज़ है वो कम ना हो कि कहीं मलेरियल रेजिस्टेंस मलेरिया ना पैदा हो जाए उस इलाके में। इसके अलावा इसके जरासीम जब ब्लड में जाते हैं तो ब्लड से लिवर में जाते हैं। लिवर के सेल्स को ये लिवर को काफ़ी स्वेलन कर देते हैं, उसका साइज़ बढ़ा देते हैं। लिवर सेल्स में ये वहाँ पर अपनी एक को बना लेते हैं, वहाँ पे सपोर्स इसके बन जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ से फिर ये काफ़ी अर्सा तक डॉर्मेंट रहते हैं। फिर उसके बाद इसकी प्रोलिफरेशन के बाद जब ये फटते हैं तो फिर ये ब्लड में शामिल होकर फिर ये अटैक का बायस बन जाते हैं। तो इसलिए ये डिज़ीज़ एक्यूट होती है लेकिन ये क्रानिक भी है, क्योंकि ये स्टोर हो जाती है लिवर के अंदर, जाके अपने आप को छुपा लेते हैं जरासीम। वहाँ पे फिर ये प्रोलिफरेट करते हैं, ब्लड में आ जाते हैं तो फिर अटैक हो जाता है। यानी अगर आपने ट्रीटमेंट लिया एक दफ़ा तो 6 महीने साल बाद हो सकता है कि वो जो लिवर में आपके जो इसके जरासीम मौजूद थे वो पल कर प्रोलिफरेट होकर दोबारा फिर वो ब्लड में आके आपको अटैक कर सकते हैं। तो इस तरह इसकी रिकरेंस है, इसकी क्रानिसिटी है, ये बीमारी बार बार होती रहती है। तो आपको फिर इसका रेगुलर इलाज लेना पड़ता है। तो इसमें इलाज की सूरत में यही है कि मुख्तलिफ़ दवाइयाँ हैं जो कि ऑलरेडी यूज़ होती हैं। मसलन क्लोरोकीन है, क्यूनिन सल्फेट है, हाइड्रोक्सी क्लोरोकीन है। इस तरह की जो ऑलरेडी दवाएँ इस्तेमाल होने वाली हैं। अब एक तो उनकी डोज़ प्रॉपर लेनी चाहिए, किसी डॉक्टर के मशवरे से डोज़ लें, और ताकि कम डोज़ जो है वो इफ़ेक्टिव भी नहीं होगी और दूसरा रेजिस्टेंस पैदा होने के काफ़ी चांसेस हैं। तो जिन केसेस में रेजिस्टेंस हो तो उनके लिए फिर आपका डॉक्टर जो है वो फिर नई दवाइयाँ देंगे जो कम रेजिस्टेंट हैं। तो वो दवाइयाँ फिर आपको सिलेक्ट करके वो दी जाती हैं ताकि इसका क्योर किया जाए। बाकी इसमें क्योर तो हम करेंगे, मजबूरी होती है कि बुखार हो जाता है या खुदा न खास्ता वो बुखार कम्प्लिकेट हो गया है तो उसके लिए तो मजबूरन दवाई लेनी है। लेकिन बेहतर ये है कि आप इसका अगर इलाज करेंगे, परहेज़ करेंगे, मच्छर से बचने की कोशिश करेंगे तो उससे ये होगा कि आप इस बीमारी से निजात हासिल कर सकेंगे। इसकी तरफ आपका यानी इन्वॉल्वमेंट ऑफ बॉडी की बचत हो जाएगी, मलेरिया होगा नहीं आपको, आपके आर्गन बच जाएंगे। वरना फिर ये आपके जिगर को भी मुतासर करती है, आपकी स्प्लीन जो है वो बड़ी हो जाती है, बाज़ का दिमाग पे अटैक कर ले तो सेरेब्रल मलेरिया हो जाता है। और इसमें फिर ज़ाहिर कि सम टाइम इसकी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। कई दफ़ा हाई ग्रेड फीवर में बच्चों की डेथ हो जाती है, बड़ों की भी हो सकती है। सेरेब्रल मलेरिया जो है उसकी डायग्नोसिस मुश्किल होती है और उसमें कॉम्प्लिकेशन है और इवन मरीज़ों की डेथ हो सकती है। इसके अलावा जो इसकी एक बड़ी पुरानी और एक क्रानिसिटी की वजह से इसका जो मसला है वो है इसका खून की कमी, क्योंकि ये जो जरासीम हैं सीधे जाते हैं ब्लड के अंदर और रेड ब्लड सेल्स को ये के अंदर प्रोलिफरेट करके उसको रप्चर कर देते हैं,
तो खून की कमी बहुत वाज़ेह हो जाती है, बहुत ज़ाहिर हो जाती है। खून की कमी, जब खून ब्रेक डाउन होता है तो उससे फिर जॉन्डिस भी पैदा होता है, क्योंकि उसके ब्रेक डाउन से फिर वो लिवर पिगमेंट्स जो है, बिलिरुबिन वगैरह, वो ब्लड में आ जाते हैं, तो उसमें बाज़ औक़ात जरकान की कैफियत भी आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें ये मलेरिया जरासीम जो हैं वो पैदा करते हैं। और इन द लॉन्ग रन मरीज़ जो है, एक तो या तो इसको बार बार बुखार होते रहते हैं, या फिर ये अनीमिया का मुस्तकिल शिकार हो जाता है। इसकी स्प्लीन बढ़ जाती है, लिवर बढ़ जाता है साइज़ में। तो एक कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है, लेकिन इसको अगर हम थोड़ा सा एहतियात करें और मच्छर के से बचने की कोशिश करें तो अपने आप को सेव कर सकते हैं। तो मच्छर से बचने के तरीके जो आप समझते हैं, एक तो आपको चाहिए कि जो सीज़न, अभी सर्दियाँ ख़त्म हो रही हैं, गर्मियों का मौसम है, देहात में लोग बाहर सोना शुरू करते हैं, बाज़ औक़ात पंखे वगैरह नहीं होते, या लाइट की लोड शेडिंग होती है, तो घर के अंदर भी बाज़ औक़ात पंखे वगैरह नहीं मौजूद होते, तो मच्छर मौजूद होता है। तो एक तो कोशिश करें कि घर के अंदर मच्छर की दवाइयों के स्प्रे करके मच्छर को मिनिमाइज़ करें। इसके अलावा कुछ रिपेलेंट्स जो हैं वो आप जिस्म पे लगा सकते हैं, ताकि आपको जिस्म को काटने की तरफ ना आए। और कुछ चीज़ें ऐसी अवेलेबल हैं मॉस्किटो की जो मिलती हैं इलेक्ट्रिक टाइप, वो लगा दें ताकि वो उसकी स्मेल से वो मच्छर भाग जाए। इस तरह की कोई अद्वियात या इस तरह की चीज़ें, मसलन कुछ लोग कहते हैं कि नीम का जो आयल है वो हाथ को लगाने से या वहाँ घर में रखने से उससे ये कम हो सकता है। तो इस तरह देहातों में जो बाहर लोग सोते हैं उनको चाहिए कि वो जालियाँ इस्तेमाल करें, नेट्स इस्तेमाल करें, मच्छरदानियाँ टाइप जालियाँ होती हैं, नेट्स मिलते हैं, वो इस्तेमाल करें ताकि मच्छर अंदर आपके ना आए और आपको ना काटे। और बाकी इसके अलावा कूड़ा करकट, गंद वगैरह को अवॉइड करें, दूर रखें घर से, ताकि ये चीज़ें जो पानी के ज़ख़ायर हैं, गंदा पानी है, जोड़ हैं, और इसी तरह के गंद वगैरह जो देहातों में पड़ा होता है या शहरों में, तो ये उसके लिए बड़ी अच्छी माजगाह होते हैं। तो ये मच्छर वहाँ छुप जाते हैं, रात को फिर निकल आते हैं और आप पे अटैक करते हैं। तो इन चीज़ों को अगर आप थोड़ा कंट्रोल करेंगे, एहतियात करेंगे, कोशिश करेंगे, अपने जो कपड़े हैं वो फुल स्लीव पहने ताकि फुल हों, जुराबों का इस्तेमाल करें, और शलवार या जो भी आप कपड़े वगैरह पहनते हैं वो नीचे तक कोशिश करें कि आपके पाँव को चीज़ें कवर करें, जुराबों का इस्तेमाल कर लिया जाए, ताकि आपको जिस्म को डायरेक्टली काटने से बचा जा सके इसके मच्छर से। और इसके अलावा जो चीज़ें जिस्म पे लगा सकते हैं, रिपेलेंट्स वगैरह, वो लगा लें। तो इस तरीके से कोशिश करें कि मच्छर आप तक रसाई ना कर सके और आपको काट ना सके। इस तरीके से आप इससे बचत हो जाएगी मच्छर के काटने से। इसके अलावा मच्छर के, आपको जैसे पता है, डेंगू वगैरह भी इसी से फैलता है। वो मच्छर की किस्म तो और होती है, लेकिन बहरहाल वो एक मच्छर ही होता है, हमें तो नहीं पता कौन सा मच्छर काट रहा है। तो इस तरीके से मच्छर के और भी कई बीमारियां ऐसे हो सकती हैं। इवन कुछ कंसेप्ट है कि हेपेटाइटिस सी भी हो सकता है कि मच्छर से एक पर्सन से दूसरी पर्सन में जाता हो। तो मच्छर के बचने से आप काफ़ी बीमारियों से बच सकते हैं। इसी तरह ये जो मच्छर हैं, फ़र्ज़ कि आप आर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, लिवर ट्रांसप्लांट है, लिवर में अगर वो जरासीम मौजूद थे, वो ट्रांसप्लांट किया, किसी और को दिया, तो उसमें वो जिस बंदे को दिया गया है उसमें फिर ये बीमारी जा सकती है। इसके अलावा मदर को अगर मलेरिया हो गया है, मलेरिया पैरासाइट इन्फेस्टेशन हो चुकी है, तो उसमें जो प्रेगनेंसी के दौरान अगर बच्चा है तो उसको भी लग सकता है। जब पैदा होगा बच्चा तो उसको मलेरिया ट्रांसमिट होगा। इसके अलावा एक अगर मलेरिया का मरीज़ है जिसके जिस्म के अंदर ब्लड में जरासीम हैं, तो आप उसका अगर सिरेंज यूज़ करते हैं और वही सिरेंज आप दूसरे मरीज़ को यूज़ कर देते हैं, तो वहाँ से वो सिरेंज इन्फेक्टेड जो है वो दूसरे मरीज़ को मलेरिया ट्रांसमिट कर सकती है। इन चीज़ों से भी का भी ख्याल किया जाए। और जो हजरात डिस्पेंसर कोएक्स वगैरह जो प्रैक्टिस करते हैं देहातों में,
उनको चाहिए कि वो इन चीज़ों से परहेज़ करें कि सिरिंज को जो है हर दफ़ा हर मरीज़ में डिस्पोजेबल यूज़ करें, नई यूज़ करें। ये जो बार बार इस्तेमाल करना है सिरिंज का, ये भी ख़तरनाक है। ये मलेरिया को भी फैलाती है और हेपेटाइटिस बी सी को भी फैलाने का बायस बनती है। तो ये सारी चीज़ें आप अगर एहतियात करेंगे, उन चीज़ों से बचने की कोशिश करेंगे, और अगर आपको बुखार होता है तो फौरी तौर पर अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे तो उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट होगी, प्रॉपर उसका इलाज होगा, प्रॉपर डोज में दवाई मिलेगी आपको। एक तो आप जल्दी रिकवर होंगे और दूसरा आपको इसकी क्रॉनिसिटी से भी बच जाएंगे, जो इसके बार बार अटैक होते हैं उससे भी आपका डॉक्टर आपको बेहतर मशवरा देगा। इसके अलावा आप बाज़ का सफ़र कर रहे होते हैं तो दुनिया में कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ मलेरिया बहुत कॉमन है, तो उन इलाकों में जाने से पहले अगर आप मशवरा कर लेंगे अपने डॉक्टर से तो उसके मुताबिक आप प्रोफिलैक्सिस के तौर पर दवाइयाँ ले सकते हैं ताकि आप वहाँ जाएं तो आप सेफ़ रहें, वरना आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ से आपको मलेरिया ट्रांसमिट हो सकेगा और आपको मलेरिया फिर वहाँ सफ़र में ही मुसीबत में पड़ जाते हैं। तो उसका भी ख्याल रखेंगे कि किसी बाहर मुल्क के सफ़र से पहले अगर ये प्लानिंग कर लेंगे, देख लेंगे कि किस इलाके में जा रहे हैं, वहाँ मलेरिया की क्या सिचुएशन है, उसके लिए क्या कोई प्रोफिलैक्सिस करनी है, तो आप अच्छे डॉक्टर से मशवरा करके उससे भी आप यानी बेहतर उसको मैनेज कर सकेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आएंगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों से भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एक मुज़ी मर्ज़ है जो कि जिसको हम अच्छी तरह कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस होता है। एक तो बीमारी बुखार और उसके अलावा जो इसकी जो खून की कमी वाला एलिमेंट है वो फिर परसिस्ट करता है, वो रहता है। तो हमारे इलाकों में हमारे लोग काफ़ी खून की कमी का शिकार हैं, उसमें एक मेन वजह मलेरिया भी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।